तो एक प्रश्न आया है कि अपने पंच तत्वों के साथ साथ जो अपने आयुर्वेदिक चिकित्सा के त्रितत्व हैं उनको क्यों छोड़ दिया, उनके ऊपर थोड़ा बात करें, उनके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें। अपनी आयुर्वेद के त्रिदोष हैं कफ वात पित्त, इनके ऊपर जानकारी मांगी। तो मित्र, इनके ऊपर मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, इनके ऊपर व्याख्या की जा चुकी है, क्योंकि मैंने अभी तक आपको बेसिक्स से बताया है, शक्ति लेवल पे बताया है, जो इसका मेन आधारभूत तत्व है, जो इसका फाउंडेशन है। अभी मैंने आपको इसको कैटेगराइज करके नहीं बताया कि इस योग के अंदर ये ऐसे है, एक्यूपंक्चर के अंदर या एक्यूप्रेशर के अंदर ऐसे है, आनुड़ी के अंदर ऐसे है, ये जो अपना बीज वगैरह लगाते हैं या कलर वगैरह लगा के ट्रीटमेंट करते हैं, इसके अंदर ऐसे है। मैंने अभी आपको ऐसा नहीं बताया। एक बार फिर मैं आपको गहराई में लेके जाना चाहूँगा, और पंच तत्व जो मैंने पहले बता दिए और जो आप तीन तत्व रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उन सबको एक बार फिर उनका स्वरूप, आपको वास्तविक स्वरूप, बेसिक स्वरूप दिखाना चाहूँगा, ताकि आप ऐसी शब्दावली में फंसे नहीं, वोकैबुलरी के अंदर फंसे नहीं। अब पानी को आप जल कहिए या वाटर कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जल है। अगर आपने उसको पहचान लिया कि पानी है, जल है, ये तत्व है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे उसको एक्वा कहिए, चाहे उसको नीर कहिए, चाहे उसको जल कहिए, चाहे पानी कहिए, चाहे वारी कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तत्व एक ही है। तो एक बार फिर इस यात्रा को पीछे की तरफ स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, कुछ छूट गया होगा। यही चीज़ मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रश्न पूछिए, क्योंकि फाउंडेशन के प्रश्न ही आएंगे। कभी मैंने यह नहीं देखा कि कोई हाई फाई एजुकेशन के प्रश्न आए, नहीं। जब भी प्रश्न उठे हैं बेसिक के उठे हैं, बेसिक के होते हैं, क्योंकि बेसिक से जब क्लियर नहीं है तब ऊपर के लेवल पे नहीं समझ पाएंगे। ऊपर के लेवल को, ऊपर का लेवल इनफैक्ट होता भी नहीं है, ऊपर का लेवल कहने की बात है, लेकिन सारे का सारा ऊपर का लेवल फाउंडेशन से आके आता है, सारे का सारा फाउंडेशन से आता है। तो फाउंडेशन आप क्लियर करें और बोले कि अच्छा है कि आप और प्रश्न पूछें। आप प्रश्न पूछने से घबराएं मत, कोई भी प्रश्न पूछे, कहीं से पूछे, मेरे पास जवाब उसका हाजिर मिलेगा आपको। तो चलिए एक बार फिर इसको दोबारा शुरू करते हैं। मूल में मैंने आपको बताया कि शक्ति दो ही हैं, बल्कि शक्ति एक ही है, शक्ति दो हो ही नहीं सकती, लेकिन उसके दो रूप बन गए, ताकि सृष्टि को जैसे कि आप देखिए उस तरीके से मेंटेन किया जा सके, चलाया जा सके, एक व्यवस्थित रूप से रखा जा सके। एक रूप को शक्ति कहा गया और एक को शिव कहा गया, ठीक है। ये दो रूप शक्ति के बन गए। अब शिव रूप तो आपका फिक्स रूप हो गया, जो भी आप देखते हैं या देख पाते हैं अपने नेत्रों से, वह शिव रूप हो गया। शक्ति रूप जिसके कारण वो रूप स्थिर है, जिसके कारण वो चीज एग्जिस्ट कर रही है। भैया हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत को आप देख रहे हैं, यह शिव रूप है। लेकिन हिमालय पर्वत किस कारण, क्यों, मैं यहाँ स्थिर होने की बात नहीं कर रहा, मतलब है ही क्यों, इसका अस्तित्व किस बेस पे टिका हुआ है, क्यों इसका एक्सिस्टेंस, इसकी जो एक्सिस्टेंस की वजह है वह शक्ति कहलाई। खुद को ही आप देख लो, मेरे को देख लो, ये जो शरीर बोल रहा, या बोलता हुआ आपको प्रतीत हो रहा है, यह शरीर इनफैक्ट नहीं बोल रहा, ये हार्ड मास का शरीर नहीं बोल रहा, क्योंकि हार्ड मास का शरीर बोल सकता होता तो जानवरों का शरीर भी बोलते हैं ऐसे ही, उनका अपना हिसाब है, वो अपने हिसाब से बोल पाते हैं, हिसाब से नहीं बोल पाते। लेकिन अगर बोलना शरीर की क्वालिटी होता तो वो भी बोलते हैं। और फिर इसको भी अगर आप छोड़ें तो मुर्दा शरीर भी बोलता, अगर बोलना शरीर का स्वभाव होता। तो आप देख तो रहे शरीर बोल रहा है, लेकिन ये शरीर नहीं बोल रहा। आंखें देख रही हैं, आप देखोगे हम तो आंखों से देखते हैं, लेकिन आंखें नहीं देख रही। अगर आंखें देखती तो ये तो मुक्त इंसान भी देखता, मरा हुआ इंसान भी देखता। अगर देखना शरीर का गुणधर्म होता तो नहीं, एक शरीर है जिसे शिव कहा गया,
एक इसके होने की वजह है, जैसे अपने वेदों में आता है, यह वो शक्ति है जो सबको सुनती है लेकिन जिसको कोई नहीं सुन सकता, कोई नहीं सुनता। यह वह शक्ति है जो सबको देखती है लेकिन इसको कोई नहीं देख सकता। यह वह शक्ति है जो सब में विद्यमान है लेकिन स्वयं किसी में विद्यमान नहीं है, जिसे अपने वेद के नासादी सूक्त में स्वधा कह के बुलाया गया है। अपना आप वेद का नासादी सूक्त पढ़ते हैं, अगर पढ़ा हो तो उसमें आपने देखा होगा परम शक्ति को स्वधा कह के बुलाया गया। स्वधा मैंने स्व मैंने स्वयं, धा मैंने आधारित होना। वह शक्ति जो स्वयं पर आधारित है, स्वयं पर आधारित थी। आरंभ में वह शक्ति मात्र एक ही थी, लेकिन मात्र शक्ति तो इसका कोई शब्दों में इसको डालना बड़ा ही मुश्किल है। अगर मैं शब्दों में डालने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पूरा प्रवचन बन जाएगा। सो अभी मैं उसमें नहीं जा रहा। शक्ति को समझने का प्रयास इतना ही है, जैसे आप अंतरिक्ष में जे खड़े हो जाएं, दूर तक फैला हुआ अंतरिक्ष देखें, कहाँ खत्म होने पाएगा? नहीं खत्म होने पाएगा। तो यही शक्ति थी एक ही, जो दूसरे शिव रूप में विद्यमान हुई। इनफैक्ट शिव रूप भी कोई रूप नहीं है, वो शक्ति का नर्तन ही है। शक्ति अलग अलग फ्रिक्वेंसी में, अलग अलग वेलोसिटी में, जहां जिस तरीके का नृत्य रूप है वहां वैसी शक्ल आपको दिखाई देती है। क्योंकि अगर आप इंसान को एक भी माने तो एक ही इंसान के अंदर कितने अलग अलग रूप हैं। अनेक लोगों को तो छोड़ो, कोई डरपोक है, कोई बहादुर है, कोई धन का भूखा है, कोई धन को कुछ नहीं समझता, कोई ज्ञान का भूखा है, कोई कहता है ज्ञान में क्या है, उसको भी छोड़ो। एक इंसान अपने अंदर भी कितने अलग अलग रूप छुपाए बैठा है। कभी आपको कुछ प्रिय लगता है और कभी आपको उसी चीज से नफरत हो जाती है। अगर एक्सिस्टेंस ये जो हम देख रहे हैं ये एक्सिस्टेंस होती तो समानांतर रहती, इसमें परिवर्तन कहाँ से होगा? अगर नदी बह रही है, आराम से बह रही है, बहती जा रही है, तो उसमें कहाँ से की लहर उठेगी? लहर तभी उठेगी जब अलग बाहर से कहीं से हवा आएगी, कोई गति उसको अलग से दी जाएगी, कोई पत्थर या कंकर मारा जाएगा। सामान्य अवस्था, मुक्त अवस्था में बहती हुई नदी के अंदर लहर कहाँ उठेगी? उसी प्रकार से अगर स्थिति यही है तो आप में किसी प्रकार का वेरिएशन संभव नहीं था। कभी आप चिंतित हो जाते हो, कभी आप बिल्कुल चिंता मुक्त होकर नृत्य करने लगते हो, अपनी मसलन मस्ती होती है, कोई चिंता नहीं होती। तो ये शक्ति जो पीछे शक्ति किस रूप में रम रही है, आप में ही वही वजह है। और जो अलग अलग आप रूप देखते हो, मछली, शेर, गीदड़, खरगोश, हाथी, मेंढक, मनुष्य, ये कुछ नहीं है, ये मात्र शक्ति का नर्तन है। जिस टाइम जिस जगह शक्ति का नर्तन समाप्त हो जाता है, आप बोलते हो संसार की मृत्यु हो गई। लेकिन वो इनफैक्ट वो भी मृत्यु उस रूप में नहीं है जिस रूप में आप समझ लिया। मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा। मृत्यु वो भी मृत्यु नहीं है, बस आपने वहां समझ लिया खेल खत्म हो गया। इनफैक्ट शक्ति का नृत्य खत्म नहीं होता। उस टाइम, उस समय वो नृत्य उस फ्रिक्वेंसी में चला गया। आपको मालूम ही होगा कि कलर अलग अलग फ्रिक्वेंसीज में होते हैं। कुछ कलर्स की फ्रिक्वेंसी जैसे इंफ्रारेड या अल्ट्रारेड करके कुछ होते हैं। ये साइंटिस्टों ने भी खोज लिया है कि अलग अलग दो ऐसी फ्रिक्वेंसी हैं जिनके अंदर हमारे ह्यूमन नेत्र नहीं देख सकते। अगर एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी से नीचे की फ्रिक्वेंसी में कुछ चीज हो रही है तो आपको नहीं दिखाई देगा। ये आप गूगल में सर्च कर लेना कि आदमी की, इंसान की आंखें किस फ्रिक्वेंसी रेंज में देख सकती हैं। जिस फ्रिक्वेंसी रेंज में आप देख पाते हो उसके ऊपर और उसके नीचे भी बहुत कुछ है। बस इतना फर्क पड़ता है। जो नृत्य पहले आपकी फ्रिक्वेंसी की रेंज में हो रहा था, वही नृत्य आपकी फ्रिक्वेंसी की रेंज के बाहर चला जाता है। तो आप बोलते तो मर गया, मौत हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। जानने वालों ने जाना है मृत्यु होती ही नहीं और जन्म भी होता ही नहीं। इन दोनों के बीच में जो आपको दिखाई देता है आप उसे जीवन बोल देते हो, लेकिन जीवन इससे कहीं गहरा है। खैर, तो एक ही शक्ति दो रूप में हुई।
अब इसके पीछे क्या वजह थी मैं उस डिटेल में जान, लेकिन शक्ति ने अलग अलग अपने रूप बनाए, अलग अलग रूप में आई। फायर एनर्जी में आई, अपना वाटर एनर्जी में आई। ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जिस वक्त को आपके साइंटिस्ट बिग बैंग की बात बोलते हैं। बिग बैंग बोलते हैं विशाल धमाका हुआ। इनफैक्ट धमाका धमाका कुछ नहीं था, वो भी एक अलग कहानी थी, अलग सिस्टम था, लेकिन साइंटिस्ट अभी बोलते हैं तो मैं उनकी बात को कुछ चैलेंज या कुछ उस तरफ भी नहीं जा रहा, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन स्टिल जो टाइम बोलते हैं ये टाइम उससे पीछे का टाइम था। फिलहाल अभी अपना वो विषय नहीं है, ये है कि अलग अलग एनर्जी ने अपने रूप बनाने शुरू किए और 5 रूप बन के एनर्जी को लगाए, मतलब कि काफी हैं। इनमें से एक आपका आकाश रूप हो गया, एक आपका ये पृथ्वी तत्व हो गया। हाँ, पृथ्वी तत्व में जब यहाँ बात कर रहे हैं तो पृथ्वी मतलब आपका ये भूलोक नहीं, जुपिटर मार्स वगैरह जितने भी हैं, जितने भी अपने सॉलिड्स हैं जो कि बाकी किस रूप में नहीं आते, वो पृथ्वी तत्व में ही माने गए हैं। एक आपका जल तत्व हो गया, वायु तत्व हो गया, अग्नि तत्व, आकाश तत्व हो गया। इस तरीके से आपके 5 तत्व बन गए। उन्हीं 5 तत्वों को आगे जैसे जैसे मानवता आगे बढ़ी, मानवता इन 5 तत्वों को लेके चली। सबसे पहले अपने वेदों के अंदर इन 5 तत्वों का जिक्र आया। इन 5 तत्वों के बारे में बताया कि ह्यूमन शरीर इन 5 तत्वों से बना है। बाद में जिसे मेडिकल साइंस ने अप्रूव किया, मेडिकल साइंस ने इस चीज को माना कि 5 तत्व हैं। आज मेडिकल साइंस बताता भी है कि हमारी बॉडी में इतना लोहा है कि उससे 10-15 कीले बन सकती हैं। एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता रहा, एग्जैक्ट अमाउंट आप गूगल में देख लेना। हमारे शरीर में इतना ये फास्फोरस है कि उससे इतना ये बन सकता है। टोटल उन्होंने सारे कैलकुलेट करके मानव शरीर की कीमत भी निकाल दी कि इतना कैल्शियम है, कि इतना आपका चूना पत्थर बन सकता है उससे। ये सब चीजें आपको गूगल में ऑनलाइन मिल जाएंगी। अगर नहीं मिले मुझे बताना, मैं कहीं से सर्च करके आपको शेयर लिंक करूंगा। तो मैं इस मेडिकल साइंस ने चीजों को माना, आज की डेट में बात कर रहा हूँ। लेकिन जब पीछे जाए तो पीछे इस चीज को TCM वाले, चाइनीज वाले, मैंने जैसे बता दिया कि बौद्ध धर्म के थ्रू, बौद्ध धर्म के थ्रू इसको TCM के अंदर भी मिली। उन्होंने अपना सोचा समझे चीज के ऊपर, देखो बेवकूफ तो वो भी नहीं थे। जब एक चीज से आराम आ रहा है, इलाज हो रहा है, रोग नाश हो रहा है, जीवन का स्तर ऊपर उठ रहा है, तो उन्होंने उसके ऊपर अपनी रिसर्च करी, R&D पूरी करी। यहाँ जो उनकी मेहनत है, जो उनका शेयर है, मैं उससे मैं इग्नोर नहीं कर रहा, उसे भी निगलेक्ट नहीं कर रहा। उन्होंने बहुत हार्डवर्क किया और इसको परिमार्जित करके पूरे विश्व के सामने लेकर आया कि TCM ऐसे से काम करता है। इसके अंदर उन्होंने बहुत से तत्वों को चेंज कर दिया। निकालना तो खैर नहीं, क्योंकि 5 उनके तत्व हैं, उन्होंने निकाल दिया कुछ तत्वों को। जैसे आकाश तत्व, TCM के अंदर आपको आकाश तत्व नहीं मिलेगा, लेकिन उसको आप मैच कर सकते हो, उसको आप मिला सकते हो कि भाई ये जो एलिमेंट अपने चीनियों ने बताया है ये इस आकाश तत्व से मिलता जुलता है, और मिलेगा जुलेगा ही, क्योंकि ज्ञान तो वहीं से निकला है। लेकिन उन्होंने मानव कल्याण के हेतु से, मानव कल्याण के लिए उन चीजों को सरलीकृत करके, जैसे मेटलिक बना दिया। अपना मेटल इसमें वेदों में नहीं है, मेटल दूसरे रूप में है, मतलब इसमें चिकित्सीय रूप में नहीं है, लेकिन उन्होंने मेटल बना दिया। ये अपने 5 तत्व अब आ गए, जो मैंने आपको 5 क्लासेस में बताया। अलग अलग तत्व, अलग अलग उनके रूप, उनकी पर्सनैलिटी सब बता दी। अब बात उठती है कि यहाँ पे 3 तत्व फिर कहाँ से आ गए? क्योंकि कफवात पित्त तो अलग तत्व हो गए? नहीं, सारी यही बात है कि आपको बेसिक समझ में नहीं आएंगे तो आप बार बार अलग अलग क्लास के अंदर भटकते रहेंगे कि ये TCM की क्लास थी, ये आयुर्वेद की क्लास थी, ये मैग्नेट की क्लास थी, ये आपकी फूल पत्ती की क्लास थी, ये आपकी कलर की क्लास थी। और मैं इस तरीके से आपको भटकाना नहीं चाहता। मैं सीधा है कि प्योर आपको ज्ञान दे रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अंदर कोई ज्ञान होता है फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए मेरी तरफ से जो भी है फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसका फायदा उठाइए। और इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, यार प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछिए। जितने भी आपके दिमाग में प्रश्न आते, कितने छोटे छोटे, कितने से लाइट आउट आते हैं इन बातों की, कोई नहीं। आप ये मत सोचिए कि बिल्कुल ये छोटी बात है या बहुत बड़ी बात होगी, बड़ी बात कुछ नहीं है। क्योंकि एक चीज याद रखिए, सवाल आपके लिए हो सकता है
लेकिन अखिल सृष्टि में पहले जवाब उत्पन्न होता है, सवाल उसके बाद बनता है। अगर जवाब नहीं बना तो सवाल आप बना ही नहीं सकते, सवाल बनेगा ही नहीं, सवाल आपका अपने आप खत्म हो जाएगा, सवाल टूट जाएगा, सवाल गिर जाएगा, सवाल खड़ा ही नहीं रह सकता। सवाल खड़ा ही जवाब की धरती पे होता है। ये चीज आप समझ लेना। अगर आपके दिल में कोई जवाब आया है, सॉरी सवाल आया है, तो उसका जवाब भी आपके दिल में ऑलरेडी है, आप उसको ढूंढ नहीं पा रहे, आपको वो नहीं मिला, वो अलग बात है। किसी दूसरे आदमी को मिला होगा, वो आपको बता देगा, वो अलग बात है। लेकिन सृष्टि में, क्योंकि यू आर ए पार्ट ऑफ सृष्टि, आप सृष्टि नहीं हो। सृष्टि में पहले उत्तर ने प्रवेश किया, प्रश्न तो उसके कहीं बाद आया, और अभी बहुत से ऐसे उत्तर हैं जिनके प्रश्न अभी तक नहीं बन पाए। आप नॉर्मली सोचेंगे प्रश्नों के उत्तर बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उत्तरों के ही प्रश्न बनते हैं। इंसान उल्टा है। खैर, तो 3 तत्व कहाँ से आए? मैं तो 5 तत्व बताए। तो भाई यहाँ पे थोड़ा आपका विचार करो। जो मैंने आपने पूछा कफ तत्व, कफ कहाँ से आया? सोचो। जो मैंने जल तत्व बताया है, जल तत्व का ही रूप तो अपना वह तत्व है, सॉरी कफ तत्व है। कफ कहाँ से आया? कफ मेटल, मैंने कहा कि अपना जल तत्व जो है, वाटर एलिमेंट जो है, वो मेटल को गला देता है, मेटल को नुकसान करता है। तो यहाँ पर आपका कफ तत्व, छाती जो आपके फेफड़े हैं, फेफड़े क्या है, लंग्स क्या है, मेटल तत्व भी तो है। कफ मेटल्स को बर्बाद कर रहा है। अगर उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो लंग्स को कमजोर कर देगा। और मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन मैंने कहीं ट्रेडिशनल किसी आयुर्वेदाचार्य से, हकीम से सुना था कि कफ ब्लड का बनता है। अब मैं इसको बात को कंफर्म नहीं कर रहा, ना मैं इस बात को कोई अपनी इसके अंदर विचार रख रहा हूँ, लेकिन उनका ऐसा कहना था कि जितना कफ बनेगा उतना आपका ब्लड चलेगा। खैर वो एक अलग बात होगी, लेकिन कफ जो है, कफ वाटर ही है। अब वाटर के अंदर मिट्टी खोल दो, वाटर गाढ़ा हो जाएगा, थोड़ी और मिट्टी खोल दो, थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। कफ क्या है? जैसे आपका वाटर गाढ़ा होता जाएगा, यहाँ मैं गर्म होने की बात नहीं कर रहा, गर्म होकर तो डिड्यूस हो जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा तो आपका कफ रूप हो जाएगा। सारे गुणधर्म, सारे तत्व वही हैं। अगर मैं कफ के गुणधर्म की बात करूं या कफ की प्रवृत्ति की बात करूं, तो वही है जो जल की है। हाँ, थोड़ी इतना हो सकता है कि किसी को आप ज्यादा करके बोल दो, किसी को आप कम करके बोल दो, किसी को आप थोड़ा ज्यादा वेटेज दे दो, किसी जैसे मान लीजिए आप ये कर लो, सूर्य है, वो भी अग्नि रूप है, और आपके गैस के सिलेंडर से जो चूल्हे पर आग जल रही है वो भी अग्नि तत्व है। दोनों में गुणधर्म तो सेम है, लेकिन आप कह सकते हो कि सूर्य हजारों करोड़ों गुना ज्यादा गर्म है गैस की जो चूल्हे पे अग्नि है उसकी तुलना में। हाँ है, लेकिन बेसिक तत्व तो वही है। एक आपकी गोद में पड़ा हुआ शिशु और आप हो तो दोनों इंसान ही, रूप तो वही हो, लेकिन बहुत फर्क है। वो बेचारा खाना नहीं खा सकता, आप ना बाहर जाके दावतें उड़ा रहे हो, लेकिन मात्र इतना डिफरेंस होने से आप उसको इंसान होने से खारिज नहीं कर सकते, या वो इंसान है आप इंसान नहीं, ऐसा नहीं, वो इंसान ही, तत्व वही है, रूप वही है पीछे। तो जल तत्व, जब मैंने जल तत्व के बारे में आपको बताया, मैंने आपको कफ तत्व के बारे में बता दिया। मैं यही चाहता हूँ कि आप एक शक्ति को लेके चलें, इंस्टीड ऑफ कफ और जल के अंदर फर्क क्या है, नहीं, तत्वों के अंदर गुणधर्म वही है। अब आगे आपका आता है पित्त। पित्त तत्व आयुर्वेद के हिसाब से कफवात पित्त, अपना ये पित्त तत्व आता है। पित्त तत्व अपना अग्नि का रूप है। जो चीज अग्नि की बताई, एक मिनट, अग्नि तत्व, तो वही अग्नि तत्व आपका इसमें पित्त में और उसमें कोई फर्क नहीं है। कहने को अपने आयुर्वेदाचार्य ने उसको पित्त तत्व बोल दिया, लेकिन है वो भी आपका ऊष्मा का प्रतीक, आपकी ये अग्नि तत्व का प्रतीक। फर्क कुछ नहीं है, एक्सप्लेनेशन में और समझाने में डिफरेंसेस हो सकते हैं। आयुर्वेदाचार्य आपको उसको अपने हिसाब से बताएगा, तीसरे वाला अपने हिसाब से बताएगा आपको, अंगों की अलग व्याख्या करेंगे, लेकिन
जो पीछे शक्ति रूप जो फाउंडेशन की जो भी बिल्कुल अपनी क्लासेस चल रही है उसमें सेम है, डिफरेंस नहीं है। आगे जाके किंतु परंतु लगते जाएंगे, तो मैं भी आपको किंतु परंतु लगवाऊंगा। बट अगर हम गहराई से देखें तो दोनों तत्व सेम है, दोनों अपना सूर्य रूप है, दोनों अग्नि का रूप है। नाम आप कुछ भी ले लिया, सूर्य तत्व भी बोल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको उनकी प्रवृत्ति समझनी है, प्रवृत्ति क्या है, किस तरफ जा रही है। भाई एक बार अगर आप गाड़ी चलाना सीख लेंगे, मान लिया आपने मारुति गाड़ी चलानी सीख ली, तो आप क्या किसी और गाड़ी को चलाने में हिचकिचाएंगे या कहेंगे मैंने वो गाड़ी तो सीखी नहीं। आपने इनफैक्ट गाड़ी चलाना नहीं सीखा, आपने मारुति कार चलाना नहीं सीखा, आपने क्लच ब्रेक सीख लिए, एक्सीलेटर सीख लिया। आपने अपने सड़क के ऊपर जब गाड़ी चला रहे आपने खुद को किस मेंटालिटी में रखना है, आपने वो तरीका सीखा है। आपके सामने कोई बंदा आ गया तो उसने पैनिक नहीं होना और कैसे अपने आप को स्टेबल करते गाड़ी को प्रॉपर्ली हैंडल करना ताकि आपको नुकसान नहीं पहुंचे, उसको भी नुकसान ना पहुंचे जो इंसान सामने आया है। आपने ये चीज सीखी। नहीं तो अलग अलग ऐसा होता कि मारुति की गाड़ी का लाइसेंस है, टाटा गाड़ी का लाइसेंस है, लेकिन लाइसेंस तो आपको एक ही मिलता है, ड्राइविंग लाइसेंस आपका। आप उसके फंडा सीख लेते हो। अगर आप एक गाड़ी पे नहीं सीख पाए तो आप दूसरी गाड़ी पे नहीं सीख पाएंगे। बैठने की सीट की आपको थोड़ा आरामदायक हो सकती है, ये सीट आरामदायक है या वो सीट आरामदायक है, लेकिन जो रोड के ऊपर आपको मेंटालिटी बना के रखनी है, गाड़ी सब क्लच ब्रेक वेयर नहीं है, सबसे ऊपर है आपकी मेंटालिटी कि आप रोड के ऊपर कोई जानवर सडनली आ जाए उसको कैसे हैंडल करते हैं। और वो बेसिक है, चाहे उसके बाद आप अपना ट्रैक चलाइए चाहे बाइक चलाइए, वो सेम है। आपकी मेंटालिटी वही रहेगी कि मेरे को कैसे प्रॉपर्ली अपने ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करते हुए इसको गाड़ी को लेके जाना है ताकि मैं भी सुरक्षित रहूं, सही वक्त पे घर पहुंचूं अपने, और जो रोड पे चले दूसरे लोग हैं वो भी सुरक्षित अपने घर में सही सही खुशी से पहुंचे। ये आप मेंटलिटी बनाते हो और मेंटलिटी एक ही रहती है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको टाटा की गाड़ी के अंदर दूसरी मेंटलिटी बनानी है या मारुति की गाड़ी के अंदर या महिंद्रा की गाड़ी के अंदर आपको दूसरी मेंटलिटी बनानी है। मेंटलिटी आप एक ही लेके चलोगे, ये फाउंडेशन है, ये आपका स्वभाव है। और यही स्वभाव मैं भी आपका बनाना चाह रहा हूँ कि आप स्वभाव को लेकर चलें। आपको अंदर से सोचे कि भाई अगर इसको प्रॉब्लम है सामने बैठे पेशेंट को, तो उसको कफ वात पित्त में या फिर अपने पंच तत्वों में 5 एलिमेंट्स में नहीं नापे, सीधा देखिए उसके पीछे शक्ति कौन सी काम कर रही है। अगर आप बहुत ही ऊपर चढ़ जाएंगे तो शक्ति एक ही आपको दिखेगी, जीवन में कोई शक्ति दिखेगी, मृत्यु में वही शक्ति दिखेगी आपको। एक ही शक्ति हर जगह आपको नर्तमगन दिखेगी। लेकिन अभी उतना ऊपर भी नहीं जाना है क्योंकि वो भी गड़बड़ कर देगा। जो इंसान इतना ऊपर चला जाता है वो भी प्रॉपर्ली जी नहीं पाता क्योंकि उसके लिए कुछ होता ही नहीं है, वो भी परेशान हो जाता है। इसलिए ये लोग जो कुछ पा जाते थे हिमालय में, वनों में चले जाते थे, भाग जाते थे। लेकिन इनफैक्ट उसको भागना नहीं कह सकते, लेकिन अब क्या करेंगे, वो क्या करेंगे। वो जीवन में मृत्यु देख रहे हैं, मृत्यु में जीवन देख रहे हैं, और सही देख रहे हैं, गलत भी नहीं देख रहे। ऐसा नहीं कि वो गलत देख रहे हो, गलत भी नहीं देख रहे हो, गलत आप लोग देख रहे हो, वो गलत सही देखते हैं। लेकिन अब वो मन में क्या सोचते हैं, इन पागलों को कौन समझाए, हम ही अलग हो जाएं, तो अलग हो जाते हैं। लेकिन फैक्ट यही है। तो खैर इतना ऊपर आपने नहीं जाना कि आपकी ये कंडीशन हो जाए। उस कंडीशन में क्या है कि आप मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हो, जिंदे को मुर्दा कर सकते हो। लिमिट सारी आपकी, जो भी हम लोग बोलते हैं लिमिट, इस क्या बोलते हैं अपना इसको, दुनिया की लिमिट है, दुनिया की मर्यादा है, दुनिया की माया है, ये है वो है, वो सारी लिमिट्स, वो सारी पर्दे, वो सारी माया आपके सामने गिर जाते हैं। लेकिन ऐसे ही वो प्राप्त नहीं हो जाता। लेकिन स्टिल शक्ति रूप तो वही है, लेकिन आपने उस रूप तक भी नहीं जाना। आपने 5 रूप पकड़ लेने हैं कि या तो अग्नि का होगा, या जल का होगा, या आकाश तत्व में होगा। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली बात है कि जब शक्ति अपने 5 रूप में प्रकट है, नृत्यमयी है, नृत्यमगन है, तो आयुर्वेद ने 3 तत्व क्यों चुने, उसने 5 तत्व क्यों नहीं चुने?
उसने 2 तत्व ड्रॉप क्यों कर दिए? यहाँ पर एक ये प्रश्न उठ सकता है। ये प्रश्न आपको पूछना चाहिए, उठाना चाहिए था, लेकिन मेरे दिमाग में भी आ गया कि ये बात भी बताना चाहिए। यहाँ तो 5 तत्वों की बात बेकार है, तत्व 3 ही है, या फिर आयुर्वेद ने गड़बड़ कर दी है। इनके अंदर आप कैसे समन्वय करेंगे, कैसे इनके अंदर आप एक समीकरण बिठाएंगे? सोचिए इस बात पर। ये बात सोचने की मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली क्या है कि शक्ति रूप तो 3 ही है, लेकिन जिस टाइम ट्रीटमेंट की बात आई, चिकित्सा पद्धति की बात आई, तो अपने मनीषियों ने, या मनीषी में फंडामेंटल वाले मनीषी बता रहे हैं, क्योंकि बाद में उन्होंने इसको पृथ्वी तत्व को भी मानना शुरू कर दिया। अभी बात क्या किताबें देखोगे ना ये अग्निवेश वगैरह की, तो उसमें ये चीजें आती हैं। मैं अभी बात कर रहा हूँ आपको, अत्रयी मुनि कौन करके थे, उनके टाइम की बात कर रहा हूँ। अत्रयी मुनि थे, पतंजलि, पता नहीं मेरे को भी उनका एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा। एनीवेज, तो नाम याद रखने की जरूरत भी नहीं है, उनके सिस्टम को आप फॉलो करिए, सिस्टम को समझिए। ऋषियों ने अपने नाम दिए भी नहीं, अगर आप वेद पढ़ो तो ऋषियों के नाम नहीं आते वहां पर। वो दृष्टा है, उन्होंने देखा और देख के बोल दिया, बस दृष्टा। उन्होंने कहीं नहीं बताया मैंने देखा या उसने देखा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। तो मूल सवाल था कि आयुर्वेद ने 3 तत्व पकड़ लिए, 2 तत्व कहां से छोड़ दिया? 2 तत्व कौन से छोड़ दिए? अग्नि पकड़ लिया, अपना जल पकड़ लिया, वायु तत्व पकड़ लिया, आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व क्यों छोड़ दिया? कहाँ छोड़ दिया? क्या वजह थी? तो उसके पीछे ये 2 वजह रही थी। एक मेन जो वजह थी, फंडामेंटल रीजन था, वो ये था कि पृथ्वी माता है, पृथ्वी किसी रूप में कुपित नहीं हो सकती, पृथ्वी किसी रूप में आपको रोग नहीं दे सकती। आजकल जो हमने खैर प्रकृति का हाल किया, तो उस केस में पृथ्वी भी कुपित होना शुरू हो गई है, होना शुरू होगी, अभी तो कुछ नहीं हुई। तो प्रकृति को पहले आप सवारिए। खैर, माँ प्रकृति, माँ पृथ्वी कभी कुपित नहीं हो सकती, पृथ्वी कभी कुपित नहीं होती। पृथ्वी आप लाख दुष्कर्म कर लीजिए, पृथ्वी आपको रोग नहीं देती। इवन महादुष्ट भी ये जिंदगी भर नाश किए हैं, जब वो भी गिरता है ना, तो पृथ्वी किस न किस रूप में उसको अपनी गोद में शरण दे देती है, अपने चरणों में शरण देती है। चाहे आप किसी मेथड का यूज करें, मैं मेथडों में नहीं जाना चाहती और बहुत लंबा विषय हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखें तो धरती आपको हर अवस्था में सहेज लेती है, किसी अवस्था में आपको नहीं छोड़ती। तो धरती आपको जो अपना ये अर्थ एलिमेंट है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद आचार्यज, कैन नॉट गिव यू एनी एलिमेंट। ये आपको कोई भी रोग नहीं दे सकता, नहीं देता, नहीं देगा। बल्कि जितनी भी औषधियां हैं, जितनी औषधियां सब आपको धरती से पैदा होती है, धरती माई देती है। जितना अन्न है वो सारा अन्न आपको धरती से प्राप्त होता है, वही खा के वही जीते हैं। अब इसी धरती के बेटे हैं, तो धरती अपनी संतान को कभी नष्ट नहीं कर सकती, कभी बुरा नहीं चाह सकती। तो इसलिए पृथ्वी तत्व को एक रोग का कारण मानना आयुर्वेदाचार्यों को सही नहीं लगा, और है भी नहीं। जितने हम छोटे थे, या आज से अब 50-60 साल पहले के बच्चे देखो, वो मिट्टी खाते थे, जमीन से उठा के मिट्टी खाते रहते थे, लेकिन वो मिट्टी कभी कुपित नहीं हुई। कई बच्चे कोई पेट में नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई, बल्कि वो बच्चे ज्यादा मजबूत होते थे। मैं गिरता था या हमारे टाइम में गिरते थे, खून निकलता था तो वही मिट्टी उठा के जख्म पे लगा देते थे, और मुझे नहीं याद करता कभी कोई जख्म बिखरा हो या इन्फेक्शन हुआ हो। लेकिन हमारे टाइम में तो मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। कितनी चोटें लगी, कितनी मिट्टी लगाई, मिट्टी लगा लगा के दबा दबा के खून बंद किया, मिट्टी अंदर घुस गई। लेकिन मैंने कहा आज तक कभी ये चीज, आज भी अपना है कि कहीं चोट लग जाती तो मैं तो मिट्टी लगाना पसंद करता हूँ, और मिट्टी से ही मैंने देखा अपने यहाँ ठीक हो जाते हैं। धरती में कैसा गुण है कि वो आपको नुकसान नहीं कर सकता। नॉर्मल केसेस में मिट्टी के गर्म पानी में रख के पीते हैं, मिट्टी तो उसके अंदर पानी डाल के आप पी रहे हैं, लेकिन ज़्यादा शुद्ध होता है आपके फ्रिज के पानी से।
फ्रिज में रखा हुआ ठंडा पानी आपका गला खराब कर देगा, लेकिन जब आप घर में रख के शीतल पानी पीते हैं, शीतल जल पीते हैं, वो आपका गला कभी खराब नहीं करेगा। क्या रीजन है? मिट्टी जानती है कि उसने आपको कितना ठंडा पानी देना, धरती जानती है। अगर मैं ऐसे और बताऊं तो विषय बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन हमारे प्राचीन मनुष्यों ने चीज को समझ लिया कि अर्थ एलिमेंट रोग को काटने में तो सहयोगी है, लेकिन रोग को देने में उसका कहीं कोई हाथ नहीं है। तो इसलिए मनुष्यों ने त्रिदोषों के अंदर इसको त्रिदोष ही रहने दिया, चतुर्दोष नहीं माना, ये अपना इसको नहीं लेके अर्थ एलिमेंट को। अब आकाश तत्व को क्यों नहीं माना? बात ये भी उठती है, क्योंकि आकाश तत्व को तत्व माना ही नहीं गया। आकाश वो है जो हम सबको घेर के बैठा है, जिसमें ये पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ये बोलते हैं ब्रह्मांड लगातार कंटिन्यूली एक्सपांड हो रहा है, तो साइंटिस्ट भी बोलते हैं आज के। ये तो हमारे मनुष्य में करोड़ों साल पहले बोलते हैं संसार, संसरती संसार है, जो बराबर सरकता जा रहा है, बराबर सरकता जा रहा है। सरकता मतलब फैलता जा रहा है, सरकना सरकना बोलते हैं, थोड़ा सरक जाए इधर सरक जा, जो लगातार सरकता चला जा रहा है वह संसार है। ये बात तो हमारे मनीषी आज से करोड़ों साल पहले बोला है। तो जो चीज हम सबको घेरे बैठी है वो चीज भी कुपित नहीं हो सकती। अगर वो चीज कुपित हो जाएगी तो जीवन खत्म हो जाएगा। जीवन ही, मैं आपकी अपनी बात नहीं कर रहा, जीवन ही खत्म हो जाएगा। अब एग्जाम्पल लीजिए, एक छोटा सा पोखर ले लीजिए, आप समुद्र ले लीजिए, नदी ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी समंदर की बात करता हूँ। आप चाहे तो पोखर में ट्राई कर सकते हैं, आप चाहे तो अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। मैं भी आपको समंदर से छोटी तरफ भी लेके आऊंगा, कैसे करना बताऊंगा। समुद्र में मछलियां, मगरमच्छ सब कुछ है। अगर समुद्र के पानी ने उन सबको घेर रखा है। जो भी कोई मछली है वो समुद्र के पानी के अंदर ही तो है। समुद्र के पानी से बाहर तो मछली का कोई अस्तित्व तो नहीं है। अगर आप समुद्र के पानी के अंदर जहर घोल दो तो जितने भी अंदर जीव जंतु, जल के मेंढक है या जो भी जहाँ मगरमच्छ है, जो कुछ भी है, हवेली मछली है, छोटी मछलियां, तो ये कैसे रहेंगी? कहाँ रह सकती है? कैसे रहेंगी? क्योंकि जिसने मछलियों को घेर रखा था, जिसके अंदर मछलियां स्थिर थी, उसी में दोष आ गया, उसी में जहर घुल गया, तो मछलियां कहाँ रहेंगी? मछलियों का अपने जलीय जंतुओं का तो जीवन का अंत ही है। सागर मैंने इसलिए लिया, समुद्र इसलिए लिया कि समुद्र के अंदर आपको एक मैक्रो लेवल चीज की एक एग्जाम्पल मिल सकता है। अब इस चीज को थोड़ा पीछे आ जाइए। आपने घर के अंदर आप जैसे एक्वेरियम के अंदर मछलियां पालते हैं, मछलियां पाली है। अब मछलियां कहाँ हैं? मछलियों का अस्तित्व कहाँ है? जल के अंदर ही तो है। वो जल ही तो मछलियों को घेरे हुए है। उसके सिवा मछलियां कहाँ हैं? वो जल जहां जहां जाएगा मछलियां वहां जाएंगी। अब एक्वेरियम को उठाकर छत पे ले जाइए, मछलियां छत पे आ गई। अब एक्वेरियम को लेकर बाहर गली में आ जाइए, मछलियां गली में आ गई। मछलियों का अपना कुछ एक्सिस्टेंस या अपना कुछ ठहराव उसके सिवाय कहाँ है? वो जल ने तो घेर रखा है, एक्वेरियम ने तो मछलियों को घेर रखा है। अब उस एक्वेरियम के अंदर अगर आप कोई 2 बूंद कीटनाशक डाल दें तो मछलियां कहाँ रहेंगी? जिसने घेर रखा है वही कुपित हो गया, या उसी के अंदर दिक्कत या प्रॉब्लम या कोई भी रोग या कुछ भी समझ लो आ गया, तो जो उसके अंदर जीवन घटित हो रहा था वो जीवन कहाँ घटित होगा? मछलियां तो इमीडिएटली मर जाएंगी। यही बात हमारे मनुष्यों ने समझी और मानी कि जो अंतरिक्ष को घेर के बैठा है, जिस अंतरिक्ष के अंदर हम हैं, मैंने पृथ्वी तत्वों की बात नहीं, एलॉन अपने अर्थ प्लैनेट की बात नहीं कर रहा। ऐसे हजारों करोड़ों प्लैनेट्स, बल्कि प्लैनेट से सोलर सिस्टम में ही आकाश गंगाएं, मिल्की वेज इस पूरे ब्रह्मांड में बिखरे हुए हैं। एक नहीं, दो नहीं, कई मेरे ख्याल से मैंने पढ़ा था अभी, बिलियन ईयर्स दूर तक के तो साइंटिस्ट खोज कर चुके हैं कि वहाँ कौन कौन से अलग अलग से मिल्की वे, आकाश गंगाएं, सोलर सिस्टम है। ये सब तो अपने खोज कर चुके हैं और उसके ऊपर अपना नॉलेज के अपने आर्टिकल्स वगैरह छाप चुके हैं। आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, बिलियन प्रकाश वर्ष दूर तक के। लेकिन अभी उनकी खोज खत्म नहीं हुई। वो बोलते हैं अंतरिक्ष
उसके भी बाहर और भी है, मतलब बिलियन प्रकाश 1 बिलियन ईयर्स के अंदर जितनी दूर तक जा सकता है उतनी दूर तक की दूरी वह नाप चुके हैं अपने यंत्रों से। लेकिन अभी वो खत्म नहीं हुआ, अभी वो फैलता जा रहा है। हमको और आगे के जितनी जितनी की टेक्नोलॉजी विकसित हो रही मिल रही हैं चीजें, और वो और मान रहे हैं। तो सब एक अपना सोलर सिस्टम नहीं है, ऐसे करोड़ों अरबों सोलर सिस्टम है, जीवन भी है। और मैं अकेला यहाँ बैठकर नहीं बोल रहा, मैं यहाँ पता नहीं कितने कितने प्लैनेट्स के ऊपर बैठ के बोल रहा हूँ, और आप भी कितने कितने प्लैनेट्स के ऊपर बैठ के सुन रहे हो। ये चीज याद रखना। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो क्वांटम फिजिक्स पढ़ना, आपको क्वांटम फिजिक्स में इसका ज़्यादा बेहतर मिलेगा, वरना मैं उस डीप में नहीं जा रहा। लेकिन वी आर नॉट अलोन हियर, हाँ, वी डोंट नो अबाउट दैम ऑल। ये बात भी, हमें उन चीज़ों का कुछ पता नहीं, ज्ञान नहीं, हमारे से इतनी दूर है जितना, जैसे मान लीजिए एक चींटी फर्श पे पड़ी है, उसे छत का क्या पता, उसके साइज जो है छत बहुत ऊपर है, उसको छत का पता भी नहीं है। उससे पूछो तो छत के ऊपर दूसरी चींटी है, वो बता भी नहीं पाएगी कि दूसरी चींटी छत के ऊपर है। ऐसे ही आपका और दूसरे जो जीवन है उनके अंदर डिफरेंसेस हैं, आप उनको नहीं जान सकते। है तो बात थी कि ये अंतरिक्ष हमको घेर के बैठा है, और हमारे जैसे करोड़ों जीवनों को घेर के बैठा हुआ है। अगर इस अंतरिक्ष में कहीं गड़बड़ आएगी, अगर आपने देखा तो पहले भी सभ्यताएं की सभ्यताएं ऐसे समाप्त हो गई, डायनासोर की सभ्यता खत्म होगी। डायनासोर की सभ्यता तो आपको आज के साइंटिस्ट भी मानते हैं, मैं सभ्यता बार यूज की शब्द कर रहा हूँ, लेकिन वो अपना बोलते हैं डायनासोर पीरियड। डायनासोर कैसे खत्म हो गए, ये चीज समझने की है। तो इसी प्रकार से अगर बाहर से दिक्कत आएगी तो फिर बचना असंभव है, फिर तो जाने ही जाना है, फिर जाने की बात भी नहीं है, फिर तो उसी में लय हो जाना है। बोलते हैं क्लास शिव का, बोलते नृत्य क्लास से, और एक अपना तांडव, तो लय हो जाना है एक नृत्य के अंदर, तो हो ही जाना है। बात फिर वहीं आ गई, मैंने शक्ति नृत्य से बात आरंभ की थी, शिव के नृत्य पे बात आ गई, बात तो वही है, घूम फिर के बात वहीं आ जाएगी। तो इसीलिए हमारे मनीषियों ने अपना अंतरिक्ष तत्व को भी बीमारी का कारण, त्रिदोष का, पंचदोष का कारण नहीं माना है। तो उनके पंचदोषी होते, लेकिन उन्होंने एक चीज जान ली कि भाई जब जिस चीज ने हमको घेर रखा है, हम अंदर बैठे हैं और हम सुरक्षित हैं, हम अपना जैसे फंक्शन कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, तो बाहर की चीज ठीक है। माँ के पेट में बच्चा है, अगर माँ ऊपर से जहर पी लेगी तो बच्चे के बचने की उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर बच्चा अंदर स्वस्थ है, इट मीन्स माँ अपने आप स्वस्थ है, माँ स्वस्थ है तभी बच्चा स्वस्थ है। इसी प्रकार से उस पूरे अंतरिक्ष को मनुष्यों ने इसी प्रकार से समझ लिया कि ये स्वस्थ है तभी हम स्वस्थ हैं, और अगर ये अस्वस्थ हो गया तो हमारी अस्वस्थ नहीं होंगे, हम खत्म। फिर हम ये वर्णन करने के लिए नहीं बचेंगे स्वस्थता क्या है, बीमारी क्या है, रोग क्या है, क्या नहीं है, कैसे है, कैसे नहीं। इसलिए अंतरिक्ष तत्व को ही मनुष्यों ने बीमारी का कारण नहीं माना, और माना कि इनको सब 3 तत्व होंगे, आपका अग्नि तत्व, जल तत्व और आपका वायु तत्व। तो बेसिकली बीमारी का कोई भी रीजन 2 ही है, एक आपका अग्नि तत्व, एक आपका जल तत्व। जब मैं जल तत्व कह रहा हूँ, पानी नहीं, मैं उसकी एनर्जी की बात कर रहा हूँ, अपना कोल्ड एनर्जी। वात तो उसके बीच में चलती है, वात का अपना कोई स्वरूप नहीं है। अगर आप गर्मी में बैठे हो तो वात गर्म होगी, अगर आप शीतलता में चांदनी के नीचे लेटे हो तो वही वात ठंडी होगी। वात तो उसका एक तरीके से उसको चलाने वाला प्रवाहक है, उसके अंदर गति देने वाला, उस चीज को फैलाने का एक कारक है वात। वात का काम सब एक है, फैलाना। सूरज से आने वाली किरणों को वात फैला के आपको आप गर्मी में निकलते हो, बोलते विराम हवा चल रही है। जब आप सर्दी में निकलते हो तो आप बोलते शीतलहर चल रही है। हवा तो सेम ही है, तो हवा सब उन गुणों को फैलाने का काम करती है। असल में अगर गहराई में जाके देखें तो 2 ही रूप बनेंगे शिव शक्ति वाले, और यहाँ भी 2 रूप बनेंगे,
एक अपना अग्नि का रूप, एक अपना फायर एलिमेंट और एक अपना कोल्ड एलिमेंट। इन दो का कुछ नहीं है, तीसरी है, क्योंकि ये तत्व कैसे फैलेंगे, इनको फैलाने का काम करती है अपना वाइंड एलिमेंट, वायु तत्व, वात तत्व। तो हमारे ऋषि में बेसिकली दो ही माने हैं, दो ही हैं भी। भैया आप क्या कर लोगे, यहाँ क्रोध कर लोगे, आप करुणा कर लोगे, दया कर लोगे, या गुस्सा कर लोगे, और क्या करोगे आप। और जो एनर्जी आपके गुस्से को बढ़ा रही है वो एनर्जी आपकी वाइंड मानी गई। और जो एनर्जी आपके अंदर करुणा का संचार कर रही है, संचार की शक्ति है, वाइंड तत्व, वात तत्व संचार की शक्ति है। आपके अंदर जो करुणा का संचार हो रहा है, किसी को देख के दया मात्रा आ रही है, तो दया भी कहां से आ रही है। अब दया के अंदर जब बहते चले जा रहे हो, दया का तत्व भी वायु तत्व से आ रहा है, संचारित और संचारित हो रहा है आपके अंदर। संचार की शक्ति वायु तत्व मानी गई, हीट की शक्ति, गुस्से की शक्ति, जोश की शक्ति, क्षत्रियत्व, ये सब अपने माने गए फायर एलिमेंट। अब इस चीज को समझ लो, यहाँ पे क्षत्रिय तत्व भी आ गया। क्षत्रिय तत्व भी जो अपने 4 वर्ण माने गए, उसके अंदर क्षत्रिय तत्व आया वो भी फायर से आया। और पांडित्य भी ब्राह्मण तत्व, और ये अपना आपका करुणा की शक्ति, झुकने की शक्ति, सेवा की शक्ति। कभी सेवा करें हम, सेवा करने के लिए तो कुछ चाहिए ना इंसान चीज, तो सेवा की शक्ति, ये सब चीजें कोल्ड एनर्जी से आई। लेकिन अब ये भी बात है भैया, सेवा है तो सेवा सब में संभाव होनी चाहिए, किसी में सेवा ज्यादा किसी में कम है। तो जो फैलाने का काम हुआ कि किसी में कम, किसी में ज्यादा, किसी में बहुत ज्यादा, कुछ सेवा के अंदर ही डूबा, अपने शरीर को भूल गया, ये संचार की शक्ति वाइंड एलिमेंट से आई आपने। तो इसलिए इन 3 तत्वों को प्रधान माना गया। 2 तत्व मेन हो गए, एक तत्व उनको फैलाने का काम करने वाला हो गया। इसलिए उन्होंने 3 तत्वों को माना। इसके अंदर 3 के अंदर 2 प्रधान थे और एक उनको फैलाने, एक इनफैक्ट असल में तत्व भी नहीं है, वो फैलाने का काम करने वाला, वाइंड एलिमेंट फैलाने वाला। आप कहीं भी देख लो, वाइंड एलिमेंट आपको फैला देगा, फुला देगा, न चीज वहीं की वहीं पड़ी रह जाएगी। चीज कहां से हिलेगी, गति कहां से आएगी। गति आपको हम चलते हैं, इस गति चलने से आती गाड़ी चलती है, ठीक है, वो भी आपकी बात ठीक है। लेकिन मूल जो बिल्कुल गहराई में जाके कहते सृष्टि से पहले सत्य नहीं था, सत्य भी नहीं था, ये जो नसंदी सत्य बोलता है, मैं आपको वहां गहराई में ले जाके पूछ रहा हूं। फायर एलिमेंट है, कोल्ड एलिमेंट है, और अपना वाइंड एलिमेंट इनको फैलाने का काम करता है। तो अभी के लिए इतना ही। आपने प्रश्न वगैरह पूछिए और डाउट वगैरह आपने निकालिए बाहर, इसमें एलिमेंट, इसमें अपना कमेंट बॉक्स में लिखिए। 3 तत्व इस आयुर्वेद ने कैसे माने वो मैंने आपको बता दिया। 2 एलिमेंट क्यों छोड़ दिए वो आपको बता दिया। शक्ति के रूप भी सारी तरीके से पूरी पूरी समाप्त क्लास होगी कि जो पिछली क्लास में जो कुछ मैंने बताया वो सारा आपको समाप्त करके, पहले डे से मैंने लास्ट के डे तक आज तक का सारा आपको समाप्त करके बता दिया। लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी पैदा होती है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो सवाल पूछिए। देयर इज नो अदर वे एक्सेप्ट आस्किंग द क्वेश्चंस। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।